तो ऑप्टिक्स का सेकंड चैप्टर का पहला क्लास प्रकाश का अपवर्तन। इस क्लास में हम लोग जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के विषय में, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक और आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो सबसे पहले हम लोग जाने प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन है क्या? इसके पहले के जो क्लास है उसमें आप लोग को हम परावर्तन के विषय में डिटेल बता चुके हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? परावर्तन के मतलब आप लोग जानते हैं टकराकर लौटना, लेकिन अपवर्तन के मतलब होता है गुजर जाना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन, इसका परिभाषा क्या होगा? तो प्रकाश किरणें जब माध्यम बदलती है, प्रकाश किरणें जब माध्यम बदलती है, यानी प्रकाश किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके पथ में एक विचलन होता है। मतलब वह या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब से दूर भागती है। यह जो प्रकाश के साथ घटने वाली घटना है, इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। मतलब प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसका परिभाषा याद रखिएगा। प्रकाश किरणें जब माध्यम बदलती है, अर्थात प्रकाश किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके पथ में एक विचलन होता है। प्रकाश के साथ घटने वाली इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें जो पथ विचलन है वह किस नियम के अनुसार होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर यह एक सतह है, यहाँ पर एक डेंजर मीडियम है, यानी एक सघन माध्यम है। सघन माध्यम किसको कहेंगे? जिसका घनत्व ज़्यादा होता है, और विरल माध्यम जिसका घनत्व कम होता है। तो यह सघन माध्यम है, मतलब इसका घनत्व ज़्यादा है, और यह विरल माध्यम है। तो हम मान लेते हैं कि यह कांच है, सघन माध्यम के रूप में लेते हैं, और विरल माध्यम के रूप में हम हवा को लेते हैं। तो प्रकाश किरणों में किस प्रकार अपवर्तन होगा? तो जब इस पर एक निश्चित कोण पर हम प्रकाश किरणों को प्रत्यारोपित करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को समझना होगा, हम कोशिश यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आखिर अपवर्तन होता क्यों है। तो विरल माध्यम है, आप लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी माध्यम जैसे जैसे विरल होता जाता है, इसके यह प्रकाश का वेग में वृद्धि होगा। और कांच में जो प्रकाश का वेग है वह 1,80,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ से प्रकाश किरणें 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से आती है, लेकिन जैसे ही कांच में प्रवेश करती है इसका वेग अचानक से 1,80,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। और यह जो वेग परिवर्तन होता है, इसके कारण प्रकाश किरणों को इस दिशा में जाना चाहिए था, लेकिन इस दिशा में नहीं जाके यह प्रकाश किरण इस दिशा में मुड़ जाती है। और इसी को हम क्या कहेंगे? पथ विचलन कहेंगे। यानी प्रकाश किरण यह अभिलंब है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी याद रखिएगा, प्रकाश किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब हम वापस इसी चीज को दोहराते हैं। अब यहाँ पर यह कांच का है, और यहाँ पर फिर वायु जो विरल माध्यम है उसको हम लेते हैं। तो यहाँ पर अब ध्यान दें, अब प्रकाश किरण कितना वेग से गतिशील है? 1,80,000 किलोमीटर पर सेकेंड वेग से गतिशील है। लेकिन जैसे ही कांच से यह वायु में प्रवेश करती है, अचानक से इसका वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, जिसके कारण इसको इस दिशा में जाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश किरण इस दिशा में नहीं जाके यह अभिलंब से दूर हट जाती है और इस दिशा में गति शुरू कर देती है। तो अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी प्रकाश किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। यह इसका पथ विचलन का नियम हुआ। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या है? तो अपवर्तन के 2 नियम है। अपवर्तन के नियम ध्यान रखिएगा, अपवर्तन के 2 नियम है। सबसे पहला नियम है कि आपतित किरण, यह इंसिडेंट रे है, यह आपतित किरण है इंसिडेंट रे, और यह रिफ्लेक्टेड रे है यानी अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण है, रिफ्रैक्टेड रे है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। परावर्तन का भी पहला नियम आपको याद होगा।
आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तो अपवर्तन का भी पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा याद रखिएगा, आपतन कोण का साइन, आपतन कोण किसको कहेंगे, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहेंगे, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण। तो दूसरा नियम है आपतन कोण का साइन, आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन, साइन आर, आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। तो एक बार फिर से आप इसको देख लें और याद कर लें। अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम है आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात सदैव एक नियतांक, एक स्थिरांक होता है। ध्यान रखिएगा, अपवर्तन के जो दूसरा नियम है इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अगर हम कोई दो माध्यम लेते हैं, जैसे पहला माध्यम μ1 और दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक अगर हम μ2 लेते हैं, तो वैसी स्थिति में 1 2 हो जाएगा, यानी साइन आई बटा साइन आर बराबर μ2 बटा μ1 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, यह हो जाएगा स्नेल के नियम का साइमेट्रिक फॉर्म। यह स्नेल के नियम का जो है वह साइमेट्रिक फॉर्म है। तो अपवर्तन का नियम हो गया। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पर चलते हैं और वह है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या है, तो इसका परिभाषा याद रखिएगा। अपवर्तनांक किसको कहेंगे, तो वायु में प्रकाश की चाल या मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लें, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो मुक्त आकाश, मुक्त आकाश से हमारा मतलब है निर्वात। आप लोग जानते हैं कि निर्वात और वायु में बहुत थोड़ा सा, प्रकाश के वेग में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, लगभग 20,000 किलोमीटर के आसपास में। इसीलिए हवा में प्रकाश का वेग और निर्वात में प्रकाश का वेग दोनों को हम एक ही मानकर चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ध्यान रखिएगा, अपवर्तनांक किसको कहेंगे, तो मुक्त आकाश में प्रकाश के वेग, मुक्त आकाश में प्रकाश के चाल तथा दिए गए माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम उस माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे। मतलब म्यू बराबर μ0 बटा म्यू बराबर c0 बटा c, जहाँ पर c प्रकाश का वेग है, c0 के मतलब निर्वात में प्रकाश का वेग। और आप लोग जानते हैं c0 निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, या 3 गुना 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड होता है। सॉरी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। इस तरह से कुछ आप लोग जो प्रकाश का वेग है उसके विषय में ध्यान रखिएगा। शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी में प्रकाश का वेग लगभग 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी 2.25 किलोमीटर, 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। इसी तरह से कांच में प्रकाश का वेग लगभग 1,80,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी 1.8 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। एक चीज़ यहाँ पर हम बतला देते हैं कि कांच में प्रकाश का वेग 1,80,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन यह कोई कांस्टेंट नियत राशि नहीं है। पानी में हम प्रकाश का वेग 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड बता रहे हैं, यह कोई नियत राशि नहीं है।
आप जानते हैं कि कांच के घनत्व परिवर्तित हो सकता है, पानी के घनत्व बदल सकता है, और घनत्व बदलने के साथ उसमें प्रकाश के वेग के मान भी बदलता है, प्रकाश के वेग भी परावर्तित होता है, इससे उसका अपवर्तनांक भी निरंतर परिवर्तनशील होता है। आप लोग को हम बताएंगे कि हवा का भी अपवर्तनांक बदलता रहता है, और यही बदलते हुए अपवर्तनांक के कारण तारे हमको फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई पड़ते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसके विषय में हम आगे जो है चर्चा करेंगे। तो प्रकाश के जो वेग है इसको ध्यान रखिएगा। अब इस पर कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसको हम साफ कर देते हैं। तो अपवर्तनांक, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हीरा का जो अपवर्तनांक है म्यू ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 1.42। हीरा का अपवर्तनांक 1.42 है। आप लोग से पूछा जाए, या हम न्यूमेरिकल के लिए मान लेते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक 1.5 है। अब क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाए कि हीरा में प्रकाश का वेग क्या होगा, यानी कि डायमंड इसका जो कि है वह सी ऑफ डायमंड का जो कि है वह निकालिए, इज इक्वल टू व्हाट। तो ध्यान रखिएगा, अपवर्तनांक के परिभाषा के अनुसार सी नॉट बटा सी डी इज इक्वल टू म्यू डी हो जाएगा। सी नॉट का मान 3 गुना 10 के पावर 8 होता है, बटा सी डी इज इक्वल टू 1.5 दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई 1.5। दशमलव को हटाएंगे, ऊपर हो जाएगा 2 कटेगा, यानी सी डी इज इक्वल टू 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी डायमंड में प्रकाश का वेग 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से अब आप जान गए कि अगर कोई माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ रहेगा तो आप उससे प्रकाश का वेग कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है सी नॉट का मान आप जानते हैं, यह एक नियत राशि है। सी नॉट यह एक नियत राशि है जिसका मान नहीं बदलता है। निर्वात में प्रकाश का वेग एक नियत राशि है। तो इसी तरह से आप निकाल लीजिएगा। जैसे जो ग्लास है, इसमें जो शीशा है, ग्लास है, उसका अपवर्तनांक 1.3 है। शीशा का अपवर्तनांक 1.6 है। ग्लास या शीशा का अपवर्तनांक 1.6 है। तो इसमें प्रकाश का वेग आपको ज्ञात करना है। जी बराबर क्या होगा, पानी का अपवर्तनांक अगर 1.3 है तो आपको सी वाटर इसका जो कि हो ज्ञात कर लेना है, या फिर आपको सी डब्ल्यू और सी नॉट का मान ज्ञात है तो आप पानी का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, ग्लास का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो आप इसे एक दो न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। इसको साफ कर देते हैं। आपेक्षिक अपवर्तनांक, यहाँ पर ध्यान दें, आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है। यहाँ पर क्या मिटर गया है। आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है, तो किसी एक माध्यम के अपेक्षा दूसरे माध्यम के जो अपवर्तनांक है, एक माध्यम के अपेक्षा दूसरे माध्यम के जो अपवर्तनांक है, इसको हम आपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। इसे हम μ1 2 से सूचित करेंगे। इसमें दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम के तुलना में, दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक पहले माध्यम की तुलना में, यानी μ2 बटा हो जाएगा μ1। इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहला माध्यम का अपवर्तनांक आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है दूसरे माध्यम की तुलना में। दूसरे माध्यम की तुलना में प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, तो μ2 बटा μ1। ध्यान रखिएगा, यह आपेक्षिक अपवर्तनांक है। अगर हम यहाँ पर μ2 के जगह पर अगर हम 1 ले लेते हैं तो वह उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। तो किसी एक माध्यम के तुलना में या सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को उसका आपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। जैसे μ12 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। आप लोग जानते हैं μ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सी नॉट बटा C2, यानी दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, और μ1 बराबर क्या हो जाएगा, सी नॉट बटा C1, यानी प्रथम माध्यम में प्रकाश के वेग। अगर इन दोनों के मान को हम यहाँ पर इनपुट करते हैं तो μ12 इज इक्वल टू हो जाएगा सी नॉट बटा C2 बटा सी नॉट बटा
C1 यानी μ12 इक्वल टू हो जाएगा C0 बटा C2 इंटू C1 बटा C0, मतलब μ12 इक्वल टू होगा C1 बाई C2। तो इसको आप याद रखिएगा। इसमें दूसरा माध्यम का जो अपवर्तनांक है वह प्रथम माध्यम की अपेक्षा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम की तुलना में C1 बटा C2। अगर इसमें से C1 को हम C1 बराबर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि C1 को हम C0 के बराबर ले लेते हैं, यानी C1 के जगह पर अगर हम C0 ले लेते हैं, तो वैसी स्थिति में जो C2 है इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर C1 के जगह पर हम कोई अन्य माध्यम लेते हैं तो वैसी स्थिति में हमें माध्यम 2 का आपेक्षिक अपवर्तनांक प्राप्त होता है। तो ये जो चारों ऑब्जेक्टिव है, जो टॉपिक है, इसका आप रिवीजन कर लेंगे और इसके बाद लेंस से हम अगले क्लास में आप लोग को समझाएंगे। धन्यवाद।